गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्या पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेज। मैं आपके ज्योग्राफी का टीचर कपिल। 12th क्लास की ज्योग्राफी में हमारा चैप्टर चल रहा था संसाधनों के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि कितने प्रकार के संसाधन होते हैं, उन्हें किन किन भागों में बांटा जाता है। नवीकरणीय, अनवीकरणीय, ऊर्जा के, है ना, अलग अलग कुछ ऐसे स्रोत है जो खत्म हो जाएंगे, कुछ ऐसे जो हमेशा के लिए बने रहेंगे, जैसे सूर्य है, पवन है। तो हम संसाधनों की बातें हमने लास्ट वीडियो में कर ली थी। आज हमारे पास जितने भी संसाधन हमारी धरती पे, हमारे देश में मौजूद है, उन संसाधनों का हमें किस प्रकार संरक्षण करना चाहिए उसकी बात हम आज करने वाले हैं। तो देखिए, हमारा टॉपिक है अगला संसाधन संरक्षण। संसाधन मतलब रिसोर्सेज। जितने भी हमारे पास रिसोर्स हैं, संसाधन हैं, उनको संरक्षण करना, उनको बचाना। उन संसाधनों को हम किन किन प्रकार से बचा सकते हैं? क्योंकि कुछ हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में कि कुछ ऐसे संसाधन हैं जो कि आने वाले समय में समाप्त हो जाएंगे। तो उन्हें समाप्त होने से बचाने के लिए और हमारी जो अगली पीढ़ी आ रही है, उनको उन संसाधनों का लाभ मिल सके, है ना, उनको उन संसाधनों का लाभ मिल सके, वो उन संसाधनों का उपयोग कर सकें। ऐसा नहीं कि आज जैसे कोयला है तो वो हमारे लिए, तो आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं उनके लिए भी कोयला हमारी धरती से निकाला जाए। ऐसे नहीं कि हम एक बार में सारा कोयला निकाल लिया और हमने उसे समाप्त कर दिया। तो जो भी हमारे पास संसाधन है, उन संसाधनों को हम किस प्रकार अगली पीढ़ी को ट्रांसफर करें, किस प्रकार अगली पीढ़ी को स्थानांतरण करें, उसके बारे में हम आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो आइए बात करते हैं संसाधन संरक्षण के बारे में। संरक्षण का अभिप्राय, संरक्षण का मतलब होता है दोस्तों बचाना, किसी चीज़ को सुरक्षित करना, ठीक है। संसाधन संरक्षण का अभिप्राय संसाधनों के नियोजित का मतलब यहाँ पे होता है प्लानिंग करना। मतलब संसाधन का संरक्षण इस प्रकार करना कि संसाधनों को नियोजित मतलब प्लानिंग करके, एक प्लान बना करके हम उनका संरक्षण करें, ठीक है। विवेकपूर्ण का मतलब होता है धैर्यपूर्वक हम उसका उपयोग करें। मितव्ययतापूर्वक का मतलब हो गया कम थोड़ा हम उसका उपयोग करें, जितना जरूरत है उतना काम मिले। एक्सेस मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उसको निकाले नहीं और वो खराब नहीं हो, ठीक है। पुनर्भरण, उसको वापस से किस प्रकार तैयार किया जा सकता है। क्षमतानुसार विनाश रहित उपयोग से उसकी जितनी क्षमता है उस पूरी क्षमता का उपयोग कर सके और जो हमने निकाला है वो खराब नहीं हो, बेकार नहीं हो। इस प्रकार विनाश रहित उपयोग से है। मतलब संसाधन संरक्षण मतलब क्या हो गया, मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ। संसाधनों का संरक्षण से अभिप्राय संसाधनों का नियोजित, उसका प्लानिंग करना, उसका धैर्यपूर्वक उसका उपयोग करना, मितव्ययतापूर्वक उसका उपयोग करना, उसको दोबारा से रिसाइकलिंग करना और उसकी जितनी क्षमता उस पूरी क्षमता का प्रयोग करना। संसाधनों का उपयोग जनसंख्या एवं उसकी आवश्यकताओं के अनुरूप विवेकपूर्ण ढंग से होना चाहिए। जितने भी हमारे पास संसाधन है, कोयला है, लोहा है, सीमेंट हम बनाते हैं, चूना है, पत्थर है, धरती से निकलने वाले, धरती पे प्राप्त होने वाले जितने भी संसाधन है, उन संसाधनों का उपयोग हम जनसंख्या की जो हमारी आवश्यकताएं हैं, हमारे देश की जो जनसंख्या है, हमारे विश्व की जो जनसंख्या है, उस जनसंख्या की आवश्यकताओं के अनुसार विवेकपूर्ण ढंग से, मतलब एकदम तरीके से और धैर्यपूर्वक हमें उसका उपयोग करना चाहिए। ऐसा करने से भावी पीढ़ी के लिए संसाधनों को सुरक्षित रखा जा सकता है। अगर हम ऐसा करेंगे, उनका मितव्ययतापूर्वक उपयोग करेंगे, तो जो हमारे आगे आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके लिए हम इन चीज़ों को सुरक्षित रख सकते हैं। उनका उपयोग परमावश्यक कार्यों में किया जाना चाहिए। और जो हमारी धरती पे जितने भी संसाधन है उसका उपयोग मतलब उसका जो उपयोग है वो उसकी क्षमता के अनुसार किया जाना चाहिए, ठीक है ना। और अगर जहाँ पे जरूरी हो, जहाँ पे इसका उपयोग करना जरूरी, वहीं पे उसका उपयोग किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है हर कहीं पे उसका उपयोग कर लिया और उसे खराब कर दिया, वो बिल्कुल भी खराब नहीं होना चाहिए, व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। उनका उपयोग परमावश्यक कार्यों में ही किया जाना चाहिए। सभी संसाधनों का नियोजित, विवेकपूर्ण, मितव्ययतापूर्ण, विनाश रहित जनसंख्या व उसकी आवश्यकताओं को लंबे समय तक उपयोग से ही संसाधन संरक्षण है। मतलब लंबे समय तक हम संसाधनों का किस प्रकार उपभोग कर सकें, किस प्रकार उनका सेवन कर सकें, उसे ही संसाधन संरक्षण कहा जाता है। भावी पीढ़ियों को, आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं, उनको हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, जो संसाधन है, किस प्रकार हम अगली पीढ़ी में ट्रांसफर करें, उसे ही संसाधन संरक्षण कहा जाता है। दूसरे शब्दों में संसाधनों को किस प्रकार बचाया जाए, उसे ही संसाधन संरक्षण कहा जाता है। आइए आगे बात करते हैं। संसाधन संरक्षण की आवश्यकता कि भी क्या जरूरत है, हमें संसाधनों के संरक्षण करने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है। आज आपको टॉपिक पढ़ा जा रहा है 12th क्लास में कि संसाधनों का संरक्षण बहुत जरूरी है। वो जरूरी क्यों है उसकी बात करते हैं। संसाधन संरक्षण की आवश्यकताएं क्या है। मानव के सतत विकास के लिए विभिन्न प्रकार के संसाधनों का उपयोग आवश्यक व संसाधनों का लंबे समय तक उपयोग करने के लिए इनका संरक्षण भी आवश्यक है। अगर हमें लंबे समय तक इनका उपयोग करना है तो हमें इनको बचाना बेहद जरूरी है। जैसे कोयला है, कोयले से रेलवे के इंजन चलते हैं, कोयले
से मतलब बड़ी बड़ी लोहे के जो कारखाने उनमें कोयले का उपयोग किया जाता है। मतलब ऊष्मा प्राप्त करने का हमारी धरती का जो महत्वपूर्ण स्रोत है वो है कोयला। तो कोयला अगर हमें बचाना है तो उसे लंबे समय तक काम में लेने के लिए हमें उसे बचाना पड़ेगा, हमें उन कोयले का संरक्षण करना पड़ेगा। विकास की कीमत पर संसाधनों का विनाशपूर्ण उपयोग घातक है। हम बोल रहे हैं हमें विकास करना है, विकास के लिए हम संसाधनों को धरती से निकाल रहे हैं, या धरती के जो संसाधन है जैसे मान लो पेड़ है पौधे हैं, हम पेड़ पौधों को इसलिए काट रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ पे नई कॉलोनियाँ बसानी है। तो विकास के लिए अगर हम विकास की कीमत पर अगर हम संसाधनों का विनाशपूर्ण उपयोग, विनाशपूर्ण का मतलब है कि बिना जरूरत के हमने पेड़ों को काट दिया। पेड़ भी हमारी धरती के बहुत बड़े संसाधन है, वो हमें ऑक्सीजन देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को धरती से मतलब उसके लेवल को बराबर रखते हैं, ठीक है। तो जो पेड़ है वो भी हमारे क्या संसाधन है। तो उन संसाधनों को विकास की कीमत पर, मतलब हम यहाँ पे बड़ी बिल्डिंगें बनाएंगे, कंक्रीट का जंगल बनाएंगे, इसके लिए हम पेड़ों को काट रहे हैं। जितनी हमारे पास पर्याप्त भूमि है उन भूमियों पर क्यों ना हम जनसंख्या को बसाने के लिए काम करें और जितने भी पेड़ पौधे उनको कम से कम काटा जाए। तो ये मतलब विकास के लिए हम संसाधनों को खराब नहीं करना चाहिए, ठीक है, विकास के ऊपर। तो विकास की कीमत पर संसाधनों का विनाशपूर्ण उपयोग घातक है। हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए संसाधन बचाए रखना हमारा कर्तव्य है, ये हमारी मोरल ड्यूटी है, हमारा नैतिक कर्तव्य है कि हमें आने वाली पीढ़ियों के लिए संसाधनों को बचाना होगा। अतः संसाधन संरक्षण आवश्यक है। इसीलिए संसाधन संरक्षण आवश्यक है क्योंकि हमें अगली पीढ़ी में इसको ट्रांसफर करना है, क्योंकि अगली पीढ़ी फिर किस प्रकार विकास करेगी, सारा विकास इसी पीढ़ी में हो जाएगा। तो अगली पीढ़ी क्या करेगी, तो अगली पीढ़ी का भी विकास अवरुद्ध तरीके से बिना अवरुद्ध हुए, बिना रुके और सतत वो अपना विकास कर सके, उसे ही संसाधन संरक्षण कहा जाता है। आज पारिस्थितिकी तंत्र में असंतुलन के कारण ओजोन परत में छिद्र, आज हमने पेड़ पौधों को काट दिया, उससे क्या हुआ, हमारा जो पारिस्थितिकी तंत्र का है वो जो असंतुलन हो गया, जीव जंतु मरने लग गए हैं, ठीक है, अनेक प्रकार की नई नई बीमारियां हमारी धरती पे आ रही है। तो उसका कारण है संसाधनों का हमने उचित ढंग से प्रयोग नहीं किया। तो संसाधनों के असंतुलन के कारण ही ओजोन परत में छिद्र हुआ है। हमने कोयला इतना निकाल लिया और उसको इतना ज़्यादा जला दिया कि कोयले से कार्बन डाइऑक्साइड निकली और उसने हमारे धरती का जो वातावरण है, जो ओजोन परत है, उसे क्या कर दिया, उसे नुकसान पहुंचा दिया है। तो ग्लोबल वार्मिंग में वृद्धि, इससे ओजोन परत में छिद्र, ग्लोबल वार्मिंग में वृद्धि, हमारी धरती क्या गर्म हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग मतलब होता है गर्म होना, ग्लोबल मतलब पूरी धरती क्या गर्म हो रही है। हमारे जो बड़े बड़े ग्लेशियर है वो ग्लेशियर पिघल चुके हैं। अंटार्कटिका है, आर्कटिका, उनमें उन महाद्वीपों में, महासागरों में जो बर्फ़ जमी है वो बर्फ़ धीरे धीरे पिघलने लग रही है। तो क्यों पिघल रही है, क्योंकि हमने संसाधनों का उचित ढंग से उपयोग नहीं किया। जीव विनाश, जीव जंतु है, अलग अलग प्रकार की जो प्रजातियाँ हैं उनका मतलब वो खत्म होने की कगार के ऊपर है। जीव विनाश और मानव की कार्य क्षमता में कमी और मनुष्य की जो काम करने की क्षमता है उसमें लगातार इन सब चीज़ों से क्या आ रही है, कमी आ रही है। अतः सभी विपरीत परिस्थितियों पर विजय पाकर, ये जितनी भी परिस्थितियां विपरीत है, ओजोन परत में छिद्र हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, मनुष्य की कार्य क्षमता में गिरावट आ रही है, जीवों का विनाश हो रहा है, इन सभी पर विजय पाकर सतत विकास के लिए मानव सहित सभी जीवों के लिए जीवनदायी वातावरण बनाए रखना और जीवनदायी वातावरण बनाए रखने के लिए संसाधन संरक्षण आवश्यक है। हमें अगर आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारे जो धरती पर रहने वाले जो जीव जंतु हैं, क्योंकि ये धरती केवल मनुष्यों की नहीं है, हमारे दुनिया में जितने भी जीव जंतु हैं उनका भी उतना ही अधिकार है जितना कि मनुष्य का है। तो जो मनुष्य और जो जीव है उन सभी के रहने के लिए हम ऐसा वातावरण बनाएं, उन सभी के रहने के लिए उचित दशाएँ, उचित वातावरण उपलब्ध करा सकें। इसी के लिए हमें संसाधनों को बचाना क्या है, आवश्यक है। ठीक है, आई बात समझ में। तो संसाधन संरक्षण की आवश्यकता क्यों है, तो 2 पॉइंट हो गए इसमें। पहला पॉइंट, आने वाली पीढ़ी को हम संसाधन दे सकें। दूसरा कि हमारी धरती पे जो वातावरण प्रतिकूल हो रहा है हमारे, उसे हम अनुकूल बना सकते हैं संसाधनों का संरक्षण करके। तो ये 2 पॉइंट हो गए, ये क्रक्स हो गया इस पूरे पैराग्राफ का। आइए आगे बात करते हैं संसाधन संरक्षण की समस्या कि संसाधन संरक्षण में समस्याएं क्या क्या आती हैं। मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति एवं विकास के लिए संसाधनों का उपयोग अनिवार्य है। भी मानव को अगर विकास करना है ना, तो उससे संसाधनों का संरक्षण करना अति आवश्यक है। बिना संसाधनों के मनुष्य विकास नहीं कर सकता। तीव्र विकास की प्रतिस्पर्धा में मानव संसाधनों का शोषण करने लगा है। अब मनुष्य में होड़ लगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या करें, विकास करें, तीव्र गति से हम विकास करें। हमारी विकास की रफ्तार बहुत तेज़ होनी चाहिए। तो तीव्र गति से और प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन होने की वजह से मानवों ने संसाधनों का शोषण करना शुरू कर दिया। शोषण का मतलब ये हो गया, उसे अगर उपयोग में भी नहीं लेना है तो भी उसने संसाधनों को निकाल करके बेच दिया। ठीक है, तो संसाधनों का शोषण करने लगा।
नवीकरणीय संसाधनों के पुनर्स्थापन की भी एक सीमा है। तत्काल उनको भी पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता। भी हमारे नवीकरण जो संसाधन है उनको भी पुनर्स्थापन जल्दी से नहीं कर सकते हैं, एक सीमा के बाद में ही उनको संरक्षित किया जा सकता है। अनवीकरणीय संसाधनों के नवीकरण की गति अति मंद होने से ये संसाधन निकट भविष्य में समाप्त हो जाएंगे। अनवीकरणीय संसाधन ऐसे संसाधन जो अगर एक बार समाप्त हो गए तो वो दोबारा प्राप्त नहीं किए जा सकते। जैसे धरती के नीचे से निकलने वाला गैस है, पेट्रोल है और खनिज पदार्थ है, वो उनके बनने की जो गति है वो बहुत धीमी है। करोड़ों लाखों वर्ष लगते हैं जब जाकर के वो संसाधन बनते हैं, तो उनकी गति धीमी है। तो वो अगर एक बार समाप्त हो गए तो उन्हें दोबारा प्रयोग में नहीं लाया जा सकता, दोबारा मानव उन्हें बना नहीं सकता है। तो वो क्या है, संसाधन ऐसे हैं वो भविष्य में समाप्त हो जाएंगे। आने वाली पीढ़ी जानेगी नहीं कि पेट्रोल, डीजल, कोयला और मान लो जो भी खनिज धरती से निकलते वो होते क्या है। ठीक है, तो निकट भविष्य में क्या है कि वो समाप्त हो जाएंगे और वो बनने भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनको बनने में करोड़ों वर्षों का क्या लगता है दोस्तों, समय लगता है। ठीक है, संसाधन संरक्षण में समस्या उत्पन्न करने वाले 4 कारण संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। संसाधनों का जो हम संरक्षण करते हैं ना, वो संरक्षण क्यों नहीं कर पा रहे, उसके 4 महत्वपूर्ण बिंदु हैं। उन 4 बिंदुओं की वजह से हम संसाधनों का संरक्षण नहीं कर पा रहे हैं। पहला, जनसंख्या विस्फोट के कारण बढ़ती मानवीय आवश्यकताएं। हमारी पूरी दुनिया में और हमारे देश में जनसंख्या का विस्फोट हो रहा है। आज पूरी दुनिया में लगभग 9 से 10 करोड़ जनसंख्या की आबादी है। तो उस आबादी को, वो जो आबादी है, उस आबादी को नई नई वस्तुएं चाहिए। उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमें संसाधनों को धरती से निकालना पड़ता है, धरती से उनका विद्रोहन करना पड़ता है। तो जनसंख्या विस्फोट एक ऐसा कारण है जिससे हम संसाधनों को बचाने में असफल रहे हैं। दूसरा, वैज्ञानिक आविष्कारों से औद्योगिकरण। नित्य नए वैज्ञानिक प्रयोग हुए हैं, उससे क्या औद्योगिकरण की प्रवृत्ति बढ़ी है। औद्योगिकरण से हमने कल कारखानों का निर्माण किया है। कल कारखानों में विषैली गैस निकलती है ना, विषैला पदार्थ नदियों में बहाया जाता है। ठीक है, तो औद्योगिकरण से, नगरीकरण से, नगर जैसे जैसे बाहर की ओर बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे नगर के पास जो जंगल है उन जंगलों को काटा जा रहा है। परिवहन में द्रुत वृद्धि, और जो हमारे परिवहन के संसाधन है, कन्वेंस के जो हमारे साधन है, जैसे बस है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, गाड़ी है, कार है, ट्रक है, उन सब संसाधनों से जो धुआं निकलता है वो हमारे वातावरण को प्रदूषित करता है। तो हम संरक्षण क्यों नहीं कर पा रहे? पहला कारण जनसंख्या विस्फोट के कारण, जनसंख्या बढ़ रही है इसलिए हम संरक्षण नहीं कर पा रहे। दूसरा, वैज्ञानिक आविष्कारों के कारण हमने जो कल कारखाने बनाए हैं, जो नगरीकरण हमारा बढ़ रहा है, उससे हम संसाधनों का संरक्षण नहीं कर पा रहे हैं। तीसरा, पश्चिमी उपभोक्तावादी संस्कृति के व्यापक प्रसार से संसाधनों के अधिकतम उपभोग की प्रवृत्ति। पश्चिमी उपभोक्तावादी जो हमारे पश्चिम के देश है ना, जैसे अमेरिका है, कनाडा है, ब्रिटेन है, जितने भी यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के जो कंट्री है, कनाडा है, यूएसए है और मैक्सिको है, और पूरा यूरोप कॉन्टिनेंट, जो पश्चिम के देश हैं, उनकी एक संस्कृति उपभोक्तावादी। उपभोक्तावादी का मतलब हुआ खाओ पियो और मजे करो, हमें कोई मतलब नहीं आगे आने वाले टाइम में क्या होगा। ऐसा हमारे देश में नहीं है। हमारा देश पूर्व की ओर आता है, पूर्व दिशा में है। तो पूर्व के जो देश उनमें संस्कार है। हम पीपल को भी भगवान मानते हैं, पीपल को भी नहीं काटते। क्यों? क्योंकि भगवान बना दिया पीपल को, इसलिए कोई काटेगा नहीं। तो पीपल हमें सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने जो संसाधन है उनको ईश्वर से जोड़ दिया, तो इसलिए उन संसाधनों को हमने बचा करके रखा है। लेकिन धीरे धीरे जो पश्चिम की जो संस्कृति है वो हमारे देश में भी फैली है, और हमने जो संसाधन है, संसाधनों का हमने भी उपभोग करना शुरू कर दिया व्यापक रूप से, और व्यापक रूप से उपभोग हमने शुरू कर दिया, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा उनका विद्रोहन कर रहे हैं और संसाधन खत्म हो रहे हैं। नंबर 4, अधिकतम विकास की प्रवृत्ति। हम ज़्यादा से ज़्यादा विकास करना चाहते हैं। संसाधन संरक्षण एक प्रबल समस्या बनती जा रही है। जल्दी और तीव्र गति से विकास करने में संसाधनों को हम ज़्यादा से ज़्यादा धरती से निकालते जा रहे हैं। बनती जा रही है कि किस प्रकार सीमित संसाधनों का उपयोग कर विकास किया जाए और लंबे समय तक इनकी उपलब्धि भी बनी रहे। हम ऐसा कोई रास्ता निकालें जिससे ये संसाधन बने रहें और लंबे समय तक हम विकास कर सकें। ऐसा नहीं एक बार हमने विकास कर लिया और दोबारा हमें विकास करने की जरूरत नहीं है। विकास तो एक सतत प्रक्रिया जो कि लगातार चलनी चाहिए। तो ये 4 समस्याएं हैं जिन समस्याओं से हम संसाधनों का संरक्षण नहीं कर सकते। 4 कौन कौन सी दोस्तों? पहली, जनसंख्या विस्फोट। दूसरी, वैज्ञानिक आविष्कारों से बढ़ता औद्योगिकरण। तीसरा, पश्चिमी उपभोक्तावादी संस्कृति के कारण। और चौथा, अधिकतम विकास की प्रवृत्ति के कारण हम संसाधनों का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, संसाधनों का हम संरक्षण नहीं कर पा रहे हैं। अब संसाधन संरक्षण के उपाय, ये इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा क्वेश्चन बनता है। इसके 10-12 पॉइंट है, वो 10-12 पॉइंट आपको रटने हैं और वो रटे हुए होने चाहिए, क्योंकि ये बड़ा क्वेश्चन आता है। इस चैप्टर से दोस्तों एक क्वेश्चन डैम श्योर आपके एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, ऐसा कोई एग्जाम नहीं हुआ 12th का जिससे इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं पूछा हो। तो ध्यान रखेंगे, इस चैप्टर को अच्छे से करेंगे। और ये जो क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन बनता है कि संसाधन संरक्षण की विधियां कौन कौन सी है, संसाधन संरक्षण के उपाय बताइए। कोई 5 उपाय बताइए, या कोई बड़ा क्वेश्चन आ गया तो आप 10 उपाय उसमें लिख सकते हैं। तो आइए संसाधन संरक्षण के उपायों के बारे में पढ़ते हैं।
संसाधन संरक्षण में निम्नलिखित विधियां सहायता प्रदान कर सकती है। नंबर 1, जनसंख्या वृद्धि पर प्रभावी नियंत्रण। अभी हम पीछे पढ़ के आएंगे, जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, उससे संसाधन खत्म हो रहे हैं, तो उसको बचाने के लिए हमें क्या करना होगा कि जनसंख्या जो वृद्धि है उस पर प्रभावी नियंत्रण करना, हमें एकदम प्रभावी रूप से जनसंख्या वृद्धि को क्या करना होगा, कंट्रोल करना होगा। संसाधनों की तुलना में जैसे ही जनसंख्या बढ़ती जाती है वैसे ही संसाधनों का शोषण प्रारंभ होने लगता है। जितने संसाधन है, अगर उससे ज़्यादा जनसंख्या बढ़ेगी तो हम संसाधनों को ज़्यादा निकालेंगे। तो संसाधनों की तुलना में जैसे ही जनसंख्या बढ़ती है वैसे ही संसाधनों का शोषण प्रारंभ होने लग जाता है, जो कि वर्तमान में हो रहा है। इससे अनवीकरणीय संसाधन शीघ्र समाप्त होने लगे हैं। जो संसाधन हमारी धरती के नीचे थे, जिनको दोबारा नहीं बनाया जा सकता, वो खत्म होने लग गए हैं। अब धीरे आने वाले टाइम में वो बचेंगे नहीं। तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, जो जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संसाधनों की अधिक आवश्यकता होगी। और जिस प्रकार जनसंख्या बढ़ रही है दोस्तों, उस हिसाब से हमें अब और ज़्यादा संसाधन चाहिए, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है तो जनसंख्या को हमें विकास की जरूरत होगी। अतः देश के संसाधन संरक्षण की आवश्यकता, देश के संसाधनों को बचाने के लिए जनसंख्या नियंत्रण आवश्यक है। इसलिए अगर हमें हमारे देश के संसाधन बचाने हैं, इस विश्व के संसाधन बचाने हैं, तो हमें निश्चित रूप से जनसंख्या पे क्या करना होगा, प्रभावी नियंत्रण लगाना होगा। नंबर दो है नियोजन में समग्र दृष्टिकोण। नियोजन में पहले भी बताया, नियोजन का मतलब होता है दोस्तों प्लानिंग। तो प्लानिंग में हमें एक समग्र दृष्टिकोण बनाना है, सबको साथ लेकर के चलना है। आइए पढ़ते हैं। इसका तात्पर्य पर्यावरण के विभिन्न अवयवों के समुचित उपयोग और उनके संरक्षण से है। इसके कहने का मतलब है, इसका तात्पर्य पर्यावरण के हमारे जो विभिन्न अवयव है, मतलब अगर मनुष्य विकास कर रहा है तो हमें पेड़ पौधों को कम से कम काटना चाहिए, ठीक है ना। हमें ऐसा विकास का मॉडल बनाना चाहिए जिसमें पशु पक्षी, जीव जंतु और पर्यावरण को कम से कम हानि हो। ऐसी प्लानिंग बनाए कि सबका एक साथ विकास हो। हमारे केवल मनुष्यों के विकास करने से हमारी प्रकृति के जो दूसरे संसाधन है, दूसरे जीव जंतु है, दूसरे जो संसाधन है, उनको नुकसान ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हमें पर्यावरण को भी विकास के साथ ही पर्यावरण को भी बचाना उतना ही आवश्यक है। तो इसका पर्यावरण के विभिन्न अवयवों के समुचित उपयोग और उनके संरक्षण से है। देश के विकास की योजनाएं बनाने और उसके क्रियान्वयन में संपूर्ण पर्यावरण को इकाई माना जाना आवश्यक है। अगर हम किसी भी प्रकार का विकास का कार्य करते हैं, कोई योजनाएं बनाते हैं, उन योजनाओं को लागू करने में हमें पर्यावरण का निश्चित रूप से ध्यान रखना होगा। हमें पर्यावरण को भी इकाई मानना होगा कि अगर हम ऐसा काम करेंगे तो पर्यावरण को कितना नुकसान होगा और उस नुकसान की हम भरपाई किस प्रकार करेंगे। अगर आप कोई बिल्डिंग बना रहे हो और आपने 4 पेड़ काटा है, तो 4 पेड़ काटने के बाद आप ऐसी कौन सी जगह होगी जहाँ पे इन 4 पेड़ों को आप वापस जा करके लगा सकते हो। तो इस प्रकार हमें पर्यावरण को भी एक इकाई मान करके हमें विकास प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहिए। मानव कल्याण के लिए नियोजन में समग्र दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और मनुष्य विकास के लिए हमें समग्र मतलब है सबको शामिल करना चाहिए। जीव जंतु, पेड़ पौधे, हमारे जो संसाधन है, उन सभी संसाधनों को हमें विकास की प्रक्रिया में साथ लेकर के चलना होगा। तो 2 पॉइंट हमने अभी तक पढ़े। संसाधन किस प्रकार बचा सकते हैं, एक तो जनसंख्या वृद्धि में प्रभावी नियंत्रण करके, और दूसरा नियोजन में समग्र दृष्टिकोण अपना करके। तीसरा जैविक संतुलन को बनाए रखना। हमें जैविक संतुलन को बनाए रखना होगा, जो जीव जंतु का जो प्राकृतिक संतुलन है उसे बनाए रखना होगा। औद्योगिक एवं आर्थिक विकास का उद्देश्य मानव जीवन को समुन्नत एवं सुविधाजनक बनाना है। भी औद्योगिक विकास जो हम कर रहे हैं और आर्थिक विकास जो हम कर रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य है दोस्तों मानव जीवन को उन्नत बनाना। हमें जीवन जीने में ज़्यादा कठिनाई नहीं आए और हमारा जीवन अच्छे से चले, उसके लिए मानव जीवन को अच्छे से और सुविधाजनक मतलब अच्छे तरीके से सुविधापूर्वक हम हमारा जीवन यापन कर सकें, उसके लिए हमने औद्योगिक विकास और आर्थिक विकास को अपनाया है। मानव के अस्तित्व के लिए जल, वायु, मृदा, वनस्पति, जीव जंतु आदि प्रमुख जैविक आधार हैं। अगर मनुष्य को जीवित रहना है और हमारे अस्तित्व को हमें बनाए रखना है तो निश्चित रूप से दोस्तों हमें प्राकृतिक संसाधनों की, जिनमें जल, पानी की हमें जरूरत पड़ेगी, वायु की हमें जरूरत पड़ेगी, मृदा, मिट्टी और वनस्पति की जरूरत पड़ेगी, जीव जंतुओं आदि का प्रमुख जैविक आधार है, इन सब की हमें जरूरत पड़ेगी। और प्रकृति निश्चित हमारे जीवन का क्या है? आधार है। अतः जैविक संतुलन को ध्यान में रखकर आर्थिक विकास नियोजन से मानव पर्यावरण संतुलन और संसाधनों की उपलब्धता बनी रहेगी। इस प्रकार जब हम ऐसा करेंगे, हम पेड़ पौधों का, पर्यावरण का, वातावरण का, जल को दूषित होने से बचाएंगे, पर्यावरण जो वायु है उसको प्रदूषित होने से बचाएंगे, जीव जंतु को बचाएंगे, तो निश्चित रूप से हमारा जो विकास होगा वो टिकाऊ विकास होगा। तो अतः जैविक संतुलन को ध्यान में रखकर हमें आर्थिक नियोजन, आर्थिक मतलब पैसे का नियोजन मतलब प्लानिंग, हमें आर्थिक नियोजन से मानव पर्यावरण संतुलन और संसाधनों की उपलब्धता बनी रहेगी। इस प्रकार हम अगर उपयोग करेंगे तो जो संसाधन है उनकी उपलब्धता हमेशा के लिए बनी रहेगी। जैविक संतुलन पर्यावरण प्रदूषण से उत्पन्न
पारिस्थितिक असंतुलन के कारण मानव के विकास के स्थान पर विनाश होने लगा है। और जो हम ये अभी कह रहे हैं कि हम विकास कर रहे हैं, तो ये विकास के स्थान पर मनुष्य विनाश करने लगा है, क्योंकि जो जीव जंतु हैं उनकी जो चेन सिस्टम है वो बिगड़ने लगा है। जैसे चेन सिस्टम कैसे आपने 10th क्लास में पढ़ करके आए होंगे, जैसे चूहे को सांप खाता है, सांप को मोर खाता है, मोर को शेर खाता है, ठीक है, और शेर मर जाए तो प्रकृति में जाकर के वापस मिल जाता है। तो एक ये चेन सिस्टम है। अब मान लीजिए धीरे धीरे चूहे खत्म हो रहे हैं, या धीरे धीरे मान लो सांप खत्म हो रहे हैं, क्योंकि हम जंगलों को काट रहे हैं। तो एक जंतु जब खत्म होता है तो दूसरे जंतु के अस्तित्व पर खतरा उत्पन्न होता है, और जब दूसरे जीव जंतु के तो फिर तीसरे जीव जंतु पर खतरा उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार दोस्तों एक भी जो हमारे प्राकृतिक चेन सिस्टम है उसमें एक भी जंतु अगर विलुप्त होता है तो उसका पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो मानव जो भी विकास कर रहा है उस विकास की प्रक्रिया में हमें पर्यावरण को शामिल करना होगा, हमें पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखना होगा। नंबर 4, ऊर्जा के गैर पारंपरिक संसाधनों का अधिक उपयोग। गैर पारंपरिक संसाधनों अधिक उपयोग, गैर पारंपरिक संसाधन कौन से होते हैं दोस्तों? ऐसे संसाधन जो कभी भी समाप्त नहीं होंगे, जैसे सौर ऊर्जा, सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा है वो कभी समाप्त नहीं होगी, धरती पर चलने वाली पवन है वो कभी समाप्त नहीं होगी। तो हमें गैर पारंपरिक संसाधनों का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करना होगा। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा हो गई, पवन ऊर्जा जो हमारी धरती पे हवा चलती है वो पवन ऊर्जा होगी, ज्वारीय ऊर्जा, समुद्र में लहरें आनी कभी बंद नहीं होगी, जो ज्वार भाटा समुद्र में जो आता है तो वो ज्वार भाटा आना बंद नहीं होगा, तो ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, हमारी भूमि के नीचे जो ऊर्जा है उसे भूतापीय ऊर्जा कहा जाए, आदि असमाप्य संसाधन। ये संसाधन कभी भी समाप्त नहीं होंगे, और इन संसाधनों का हमें उपयोग हमारे विकास की प्रक्रिया में बढ़ाना चाहिए। हमें सौर ऊर्जा से ऊर्जा बनानी चाहिए, हमें पवन ऊर्जा से ज़्यादा ऊर्जा बनानी चाहिए, जिससे क्या होगा कि हम लंबे समय तक विकास करते रहेंगे, और ये ऐसे संसाधन हैं जो कभी भी समाप्त नहीं होंगे। तो गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों का उपयोग कर पेट्रोल, कोयला और परमाणु खनिजों के संरक्षण के साथ ही पर्यावरण प्रदूषण से बचा जा सकता है। और अगर हम गैर पारंपरिक संसाधनों का उपयोग करेंगे तो उससे क्या होगा कि जो हमारे पारंपरिक संसाधन हैं उनको हम बचा सकते हैं। कौन से संसाधन है जो कि खत्म होने वाले, जैसे पेट्रोल है, कोयला है, परमाणु खनिज है, तो उनको हम बचा सकते हैं। और इससे क्या होगा, जब इनका उपयोग हम कम करेंगे, कोयले का है, पेट्रोलियम का है, तो हमारे पर्यावरण भी क्या रहेगा दोस्तों, स्वच्छ रहेगा। तो ये 4 पॉइंट हो गए। नंबर 5, वैकल्पिक संसाधनों की खोज। वैकल्पिक, विश्व में अनवीकरणीय संसाधनों के भंडार सीमित होने से विकल्पों की खोज कर उनका उपयोग करना आवश्यक है। मतलब विश्व में जो अनवीकरणीय संसाधन है उनके भंडार सीमित हैं, भी कोयला है, पेट्रोल है ना, वो सब क्या है, सीमित है। उन भंडार सीमित होने से विकल्पों की, तो उनके स्थान पर हम कौन से ऐसे विकल्प बनाएं कि जिनका उनका उपयोग कम हो सके। जैसे पहले रेलवे के अंदर आपको पता होगा इंजन है वो कोयले से चलते थे, वर्तमान में जो रेलवे के इंजन है वो किससे चलते हैं, बिजली से चलते हैं। तो हमने दूसरा विकल्प अपनाया, कोयले को छोड़ के हमने बिजली को अपनाया। तो इस प्रकार दूसरे विकल्पों की खोज कर उनका उपयोग करना आवश्यक है। उद्योगों व रेल परिवहन में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता है, इसलिए इनमें तापीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा और जल ऊर्जा का उपयोग किया जाए। अगर मान लीजिए ये हमारे रेल परिवहन है, या मान लो ये प्लेन उड़ती है, उनके अंदर अगर आपको ऊर्जा ज़्यादा चाहिए तो इनमें आप उनका उपयोग करो। बाकी जो संसाधन है, जैसे हमारे घर में जो लाइट आती है, बिजली आती है, उसमें हम सोलर प्लांट घर पर लगा सकते हैं, तो उससे हम ऊर्जा का क्या कर सकते हैं, विकल्प तलाश कर सकते हैं कि भाई हम किस प्रकार संसाधनों को बचाएं। नंबर 6, प्राथमिकता के आधार पर उपयोग। सीमित और समाप्य संसाधनों के उपयोग अति आवश्यक एवं राष्ट्रीय महत्व के कार्यों में किया जाए। इसके कहने का मतलब यह है कि सीमित और समाप्य मतलब ऐसे संसाधन जो हमारे पास सीमित है, ठीक है ना, सीमित है मतलब जो ज़्यादा नहीं है हमारे पास, थोड़े से ही हैं, ठीक है। ऐसे संसाधन जो कि सीमित है और समाप्य है, मतलब जो कि एक दिन समाप्त हो जाएंगे, ऐसे जो संसाधन है और जो आवश्यक है, ऐसे खनिज जो कम है और जो समाप्त होने वाले हैं, और जो अति आवश्यक है जिनका उपयोग हमें आने वाली समय में भी करना होगा, ऐसे जो खनिज हैं उनका उपयोग हमें राष्ट्रीय महत्व के कार्यों में करना चाहिए। उनको उपयोग हमें ऐसे कार्य में लिया जाना चाहिए जिससे हमारे देश का विकास हो, ना कि किसी एक परिवार का या एक समूह का विकास हो। जो संसाधन समाप्य हैं, कम है, उन संसाधनों का उपयोग हमें राष्ट्र निर्माण में करना चाहिए। भारत में टंगस्टन की उपलब्धता कम है, हमारे देश में टंगस्टन नहीं है, अतः टंगस्टन का उपयोग आयुध क्षेत्र में वरीयता के साथ कर इनका संरक्षण कर सकते हैं। तो टंगस्टन का जो उपयोग है उनका हम आयुध क्षेत्र में उनका क्या कर सकते हैं, वरीयता के साथ हम उसका संरक्षण कर सकते हैं। तो टंगस्टन को हमें कम से कम यूज़ करना चाहिए। प्राथमिकता के आधार पर इन संसाधनों को हमें बचाना होगा। नंबर 7,
पुनर्चक्रण। पुनर्चक्रण आप जानते होंगे, पुनर्चक्रण का रिसाइकलिंग मतलब हम दोबारा उनका उपयोग, एक बार अगर मैंने संसाधन काम ले लिया तो दोबारा काम ले। जैसे देखो दोस्तों, आपको फोटो में दिखाई दे रहा होगा, ये लोहे का स्क्रैप पड़ा आपके पास, तो ये जो लोहा जो खराब हो गया उस लोहे को दोबारा पिघला करके हम दोबारा से उसका उपयोग में उसे ले सकते हैं। तो धातुओं के स्क्रैप, स्क्रैप मतलब है जो बची हुई धातु हैं, कतरन या उपयोग के बाद खराब होने पर गलाकर पुनः उपयोग में लाना पुनर्चक्रण कहलाता है। मतलब धातुओं को गला करके जब हम दोबारा उपयोग में लेते हैं तो उसे पुनर्चक्रण कहा जाता है। इस विधि के द्वारा किसी भी धातु का एक बार उपयोग करने के बाद भी कई बार पुनः उपयोग किया जा सकता है। इससे पुनर्चक्रण से क्या फ़ायदा है कि एक बार अगर हमने उपयोग कर लिया तो दोबारा उसे पिघला करके हम दोबारा उसे काम में ले सकते हैं। तो पुनर्चक्रण की प्रक्रिया के द्वारा हम दोबारा उसे काम में ले सकते हैं। हमारे देश में सोना, चांदी, तांबा, पीतल आदि धातुओं का प्राचीन काल से पुनर्चक्रण किया जा रहा है। हम पुराने समय से इन धातुओं का पुनर्चक्रण करते आ रहे हैं। आपको पता होगा, हमारे घर में अगर मान लीजिए सोने का हार पड़ा है और हमें नई डिज़ाइन का बनाना है, हम सुनार के पास जाते हैं, वो सोने को गलाता है, गला करके हमें नई डिज़ाइन का सोने का हार बना करके दे सकता है। तो यही है दोस्तों पुनर्चक्रण, कि धातु को दोबारा से काम में किस प्रकार लिया जाए, और हमारे देश में आदिकाल से ये हम करते आ रहे हैं। तो हमें संसाधनों का पुनर्चक्रण करना होगा। नंबर 8, कृत्रिम वस्तुओं का उपयोग। प्राकृतिक संसाधनों की बचत कर लंबे समय तक उपलब्धता बनाए रखने के लिए कृत्रिम पदार्थों का उपयोग किया जाना चाहिए। लकड़ी के स्थान पर प्लास्टिक का उपयोग हमें करना चाहिए। ये क्या कह रहा है कि जो प्राकृतिक संसाधनों अगर हमें बचाना है तो उन संसाधनों को बचाने के लिए हमें कृत्रिम पदार्थों का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। ऐसे पदार्थ जिनको बनाएंगे तो हमारे जो प्राकृतिक संसाधन उनकी बचत होगी। जैसे इसने उदाहरण दिया है कि लकड़ी के स्थान पर हमें प्लास्टिक का उपयोग करना चाहिए। जैसे हम हमारे घर में जो गेट बनाते हैं वो लकड़ी के बनाते हैं, तो लकड़ी के गेट है, जो लकड़ी गेट बनाएंगे तो पेड़ कटेंगे तो हमारा पर्यावरण खराब होगा। तो घर में जब हम गेट बनाएं तो हम प्लास्टिक के गेट बना सकते हैं। ठीक है, प्लास्टिक गेट भी आजकल नए नए सुंदर आने लगे हैं। जैसा कि दूसरा उदाहरण दे रखा है, रेलवे लाइनों में लोहे या लकड़ी के स्लीपर के स्थान पर लोहे के सरिये, सीमेंट व कंक्रीट के बने स्लीपर लगाकर लकड़ी व लोहे की बचत कर सकते हैं। जैसे दोस्तों आप इस फोटो में देख रहे होंगे, पहले जो था हमारी रेलवे लाइन चलती थी, पहले जब हमारी रेलवे लाइन चलती थी तो हम लोहे का उपयोग करते थे, लेकिन वर्तमान में हमें लोहे को बचाना है तो हमने लोहे के स्थान पर, आप देख रहे हो, हमने सीमेंटेड जो स्लीपर है उनको काम में लेना शुरू कर दिया। तो हम सीमेंटेड के ऊपर भी हम क्या कर सकते हैं, पटरियों को बिछा सकते हैं। लोहे पर पटरियों को बिछाना कोई ज़रूरी नहीं होता है। ठीक है, ये बात समझो। तो हमें विकल्पों को तलाशना होगा, कृत्रिम वस्तुओं का हमें उपयोग करना होगा जहाँ भी हम कर सकें। नंबर 9, उन्नत व परिष्कृत तकनीक का उपयोग करें। उन्नत व परिष्कृत तकनीक का उपयोग कर ऊर्जा और अन्य संसाधनों की बचत की जा सकती है। अगर हम बेहतर तकनीक का उपयोग करेंगे तो हम ऊर्जा संसाधनों को बचा सकेंगे। उन्नत तकनीक से अधिक उत्पादन कर उत्पादन लागत व संसाधनों को अनेक अवशिष्ट पदार्थों का उपयोग ऊर्जा व उर्वरकों में किया जा सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हमारे घर में एसी लगी हुई है सबके, तो एसी में क्या होता है दोस्तों, एक तो 1 स्टार की आती है और एक 5 स्टार एसी क्या कम बिजली उपयोग लेती है। तो अगर कम बिजली उपयोग लेगी तो हमारा बिल कम आएगा, और जो पुरानी जो एसी थी वो जो ज़्यादा बिजली खाती थी तो वो क्या है कि वो ख़त्म हो गई अब। ठीक है, तो हम 5 स्टार अगर एसी का उपयोग करेंगे तो वो बिजली कम खाएगी और वो बिजली हम दूसरे घरों में भी भेज सकते हैं उस बिजली को। तो जो उन्नत तकनीक है उनका उपयोग किया जाना चाहिए, जिससे हम हमारे संसाधनों को क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। आजकल आपको पता होगा जितने भी इलेक्ट्रॉनिक संसाधन हैं उन सब पर स्टार रेटिंग दी आती है, और जिसको जितने ज़्यादा स्टार होंगे वो उतनी ही बिजली की खपत कम करती है। ठीक है, आइए आगे पढ़ते हैं। संसाधनों का बहुउद्देश्य उपयोग। जो हमारे पास संसाधन है उनका एक से ज़्यादा उपयोग हमें करना होगा। ऐसा नहीं है एक ही काम में ले लिया, उसका अलग अलग प्रकार से किस प्रकार हम उपयोग कर सकते हैं उसको हमें देखना होगा। जब एक ही योजना से कई उद्देश्य पूरे होते हो तो उन्हें बहुउद्देश्य योजना कहते हैं। जब एक योजना से कई उद्देश्य पूरे होते हो तो उसे बहुउद्देश्य योजना कहते हैं। जैसे एक नदी है जिसमें बाढ़ आती है, हमने उस पर बांध बना दिया, तो बांध बनाने से क्या हुआ कि नदी में बाढ़ आना बंद हो गई। दूसरा, बांध बनाने से हम बिजली बना सकते हैं, तो हमने बिजली बना ली और हमने बाढ़ से भी। तो एक ही काम से अगर कई चीज़ें पूरी होती है तो उसे बहुउद्देश्य योजनाएं कहते हैं। तो हमें बहुउद्देश्य योजनाओं को बना करके संसाधनों का संरक्षण हम कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए दोस्तों इतना ही। ये बड़ा क्वेश्चन बनेगा संसाधनों का संरक्षण, तो अच्छे से इसको पढ़ लेंगे चैप्टर में। आज आपके संसाधन संरक्षण का चैप्टर समाप्त है। थैंक यू।